हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। उसको लेने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है ना। लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए, एमसीक्यू बुक्स हो गए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है, चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, है ना। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 मतलब आपने पार्ट 3 तक 3 पार्ट्स देख चुके हैं। बेसिकली मैंने पूरे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। ठीक है, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पार्ट 4, है ना। तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चंस हैं। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो थोड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होंगे, है कि नहीं। मतलब उसमें लिटरली आपका दिमाग लगेगा। मतलब इन क्वेश्चंस को डील करने से पहले आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तभी ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से आप लोग यहां पर। तो 17th क्वेश्चन क्या बोलता है, 16th क्वेश्चन था आपका पार्ट 3 तक। ठीक है, तो अभी देखते हैं 17th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। ये जो आपका है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.68। ठीक है, नाउ द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। ये जो आउटर कवरिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। क्लियर, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स of the incident rays with the axis of pipe for which total reflections inside the pipe take place as shown in figure। मतलब वो यहां पर ये बोल रहा है कि यहां पर इस एक्सिस ऑफ पाइप से जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज क्या होगा, ताकि अंदर वाले सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। मतलब आई की वैल्यू की रेंज कितनी होनी चाहिए, मतलब कहां से कहां तक होना चाहिए, ताकि रेज जब अंदर आए तो अंदर वो टीआईआर करे। ठीक है, तो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर जो क्रिटिकल एंगल है वो निकालूंगा मैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। इधर देखो, ये आपका आई डैश मान लिया क्रिटिकल एंगल है। तो अभी अपन ए पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये देखो क्रिटिकल एंगल साइन आई डैश। ठीक है, या एक काम करते हैं अभी, ठीक है, आई डैश की जगह पर मैं सी मान लेता हूं, है ना। ठीक है, मैं क्रिटिकल एंगल निकालना चाह रहा हूं, तो साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to rarer medium। Is it clear? ठीक है, अभी देखो 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं एन डी अपॉन एन आर। ये एन आर ऊपर जाएगा, तो साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, एन आर अपॉन एन डी। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो एन आर है ये रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब देखो, अगर हम इस अंदर के पाइप की बात करें और आउटर कवरिंग की बात करें, तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मतलब इसके मुकाबले ये होगा रेयरर और ये है डेंसर। ठीक है, तो यहां पर रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1.44 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो है आपका 1.68। ठीक है, तो अब देखो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर पॉइंट को कैंसिल किया मैंने, ये आपका हो गया 72, ये हो गया आपका 84, और अगर मैं इसको कैंसिल करूं किससे, 4 से कर लेता हूं मैं, 4 1 और 3 2 मतलब 18।
ठीक है, और ये आपका 421 और जाएगा ये, तो 3 6 और 3 7 ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/7 है ना। तो साइन सी की वैल्यू 6/7 ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सी की वैल्यू देखूं तो वो होगा साइन इनवर्स 6/7 ठीक है। अब मैं साइन इनवर्स 6/7 देखता हूं मैं कि कितना एंगल होगा नियर अबाउट, तो वो मैं कैलकुलेटर से करता हूं है ना। वैसे वहां पर वो वैल्यू देगा एग्जाम में आपको, देखिए यस, तो यहां पर अपन करते हैं साइन इनवर्स 6/7 ये आपका आ रहा है 58.99 ठीक है, सॉरी 58.99। तो इसको अपन नियरली ऐसा मान लेते हैं, सी की वैल्यू नियरली आ रही है 59 डिग्री के आसपास, 59 डिग्री के आसपास आ रही है सी की वैल्यू ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, मतलब अगर यहां से टीआईआर होना है तो यहां का एंगल इस एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आपको यह पता होगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यह वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे आपका रे ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस हो जाता है, और उस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल हुआ तो फिर टीआईआर होगा। मतलब ये जो आई डैश है ना, वो इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहां पर आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि जो आई डैश हो वो इससे ज्यादा हो ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब मैं इस पॉइंट पर लगाता हूं स्नेल्स लॉ ठीक है। अभी देखना आप लोग ध्यान से, इधर देखना, आओ सर नेक्स्ट पेज में। तो साइन आई बाय साइन आर ठीक है, देखो बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ मैं इस पॉइंट पर लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ। मान लो ये पॉइंट एम है ठीक है, तो इस पॉइंट एम पर लगा रहा हूं मैं स्नेल्स लॉ ठीक है। चलो आओ एट एम, अब देखो यहां पर स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इस डेंसर मीडियम का ठीक है। ओके नाउ अब देखो यहां पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.68 साइन आई ठीक है अपॉन साइन आर इक्वल टू 1.68 ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखो ध्यान से, इधर देखना, यहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 59 डिग्री। अगर यहां पर एंगल 59 डिग्री है ठीक है, तो यहां पर एंगल आर कितना होना चाहिए ठीक है। तो एंगल आर की वैल्यू निकाल लोगे क्या, 90 में से क्रिटिकल एंगल माइनस करने पर, है कि नहीं। आप देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, इधर देखना, ये देखो ये आपका एक्सिस ठीक है। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस, ये एंगल क्रिटिकल एंगल, ये एंगल आर ठीक है। अब आप बताओ, देखिए यहां पर ये एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मालूम है ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल है एंगल कितना है हमारा 59, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 31 डिग्री ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 31 डिग्री के आसपास होगी, क्लियर ठीक है। तो आर की वैल्यू 31 डिग्री। नाउ अब ध्यान देना, ये आर की वैल्यू यहां डालोगे तो फ्रॉम वन ठीक है, साइन आई अपॉन साइन 31 इक्वल टू 1.68। अब आप देखो साइन आई इक्वल टू 1.68 इंटू साइन 31
साइन 31। ठीक है, अब देखो मैं निकालता हूं साइन 31 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन 31 डिग्री। ठीक है, तो साइन 31 डिग्री आ रही है 0.515। ठीक है, नियर अबाउट वही आएगी 0.5, साइन 31/2 होता ही आपका, है ना। ठीक है, 1.68 इंटू 0.51। ठीक है, अब मैं यहां पर 0.51 इंटू 1.68 करता हूं मैं, तो 0.85 आ रहा है आपका, 0.85 आ रहा है आपका। ठीक है, साइन आई। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 0.85। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूं साइन इनवर्स 0.85। साइन इनवर्स 0.85 ये आ रहा है आपका 58.2, ये आ रहा है 58.2 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 58.2 है तो यहां का एंगल कितना होगा, 59 डिग्री होगा, जो क्रिटिकल एंगल होगा। आप ये देखो यहां पर क्रिटिकल एंगल मैंने 59 डिग्री लिया है, तो वहां से आर कितना होना चाहिए, 31। तो फिर स्नेल्स लॉ से आई कितना होना चाहिए, 58.2। ठीक है, मतलब रे ऑफ लाइट अगर इस पॉइंट पर 58.2 पे गिरेगा तो यहां पर क्रिटिकल एंगल पे गिरेगा लाइट। ठीक, अब जरा सोचो, यहां पर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम कम करेंगे तो ये एंगल आर भी कम होगा, और अगर एंगल आर कम होगा, ठीक है, ये देखो अगर एंगल आर कम होगा तो यहां का एंगल ज्यादा होगा, है कि नहीं। देखो आप ये बताओ आर और सी में रिलेशन क्या है। ठीक है, हम यहां पर कहेंगे कि C इज इक्वल टू, मतलब यहां का एंगल, ठीक है, C इज इक्वल टू 90 माइनस आर होगा कि नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से आप लोग देखना, यहां पर अगर I कम होगा तो आपका R भी कम होगा, बिकॉज साइन I बाई साइन R है। यहां पर रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर I कम होगा तो R भी कम होगा, तभी आपका रेशियो फिक्स रहेगा। तो ये देखो अगर हम I को कम करते हैं तो यहां पर R भी कम होगा, और अगर R कम होगा तो खुद देख लो, अगर ये R कम होगा तो यहां का एंगल बढ़ जाएगा ना, और यहां का एंगल बढ़ जाएगा मतलब क्रिटिकल एंगल जो उसका 59 डिग्री है उससे ज्यादा एंगल होगा यहां पर, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होगा वहां पर, मतलब TIR हो जाएगा ना, है कि नहीं। इसका मतलब जो रेंज है एंगल का इंसिडेंस का वो होगा आपका 0 डिग्री से लेके आपका 58.2 डिग्री तक, है कि नहीं। मतलब मैंने बोला अगर तुम यहां देखो, अगर I से, इस I से 58.2 से अगर ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो R भी ज्यादा होगा, और अगर R ज्यादा हो गया तो ये C कम हो जाएगा ना, तो यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो फिर TIR नहीं होगा। तो हम यहां पर बोलेंगे कि फॉर TIR, ठीक है, रेंज ऑफ एंगल, रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, शुड बी फ्रॉम 0 डिग्री टू 58.2 डिग्री, है कि नहीं। या इन शॉर्ट कहें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 58.2 से कम होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली 58.2 होगा ना तो एकदम क्रिटिकल एंगल पे हिट करेगा,
तो TIR एकदम जस्ट होने वाला होगा। लेकिन 58.2 से अगर कम हुआ ना एंगल, तो उस केस में आपका TIR हो जाएगा। इज इट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये कहानी है इसके फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, चलो अब आप लोग एक काम करें, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या एक काम करें, रुकें, अभी अपन इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। मतलब वही रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अगर आउटर कवरिंग में, मतलब आउटर कवरिंग नहीं हो तो। मतलब ये जो 1.44 है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल अगर यहां पर कोटेड ना हो, मतलब आउटर कवरिंग अगर नहीं है, ठीक है, तो रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा यह बताना है अपन को। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखते हैं अपन बी पार्ट में। ठीक है, ये देखो, ये आपका है ग्लास ट्यूब। ठीक है, अंदर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है 1.68। अब आउटर कवरिंग नहीं है, तो आउटर कवरिंग नहीं है मतलब आउटर में एयर है, यहां पर एयर हो गया अभी आपका, मतलब फिर भी आपका डेंसर टू रेयर ही है। ठीक है, अब देखो, ये है आपका एक्सेस, ये आपका एक्सेस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका क्या हुआ, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये आपका एंगल आर, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश बोल देता हूं मैं इसको। ठीक है ना, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, अब अगर यहां पर ग्लास और एयर का कॉम्बिनेशन है, पहले क्या था, ग्लास और एक और मटेरियल था, उसके लिए मैंने क्रिटिकल एंगल निकाला था, अब यहां पर ग्लास एयर के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब मैं मान लेता हूं क्रिटिकल एंगल जो होगा वो C डैश है, मान लो, है कि नहीं। ये जो I डैश है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पॉइंट का, ये I डैश इससे ज्यादा होना चाहिए तभी TIR हो पाएगा, है कि नहीं, क्लियर। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से यहां पर, तो पहले देखते हैं कि यहां का क्रिटिकल एंगल होगा कितना, तो ये होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब वो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है कि नहीं, मतलब ओनली डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रेयरर में कौन है, एयर है। ठीक है, अब बताओ 1 अपॉन 1.68, तो यहां पर देखो साइन C डैश इक्वल टू, क्या ये होगा 100 अपॉन 168। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 425 और ये 42। ठीक है, नाउ 25/42 कितना होगा नियर अबाउट ये, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो 25 डिवाइडेड बाय 42.59। ठीक है, तो साइन C डैश इज इक्वल टू 0.59। ठीक है, नाउ अब मैं इसका इनवर्स निकाल लेता हूं, C डैश इक्वल टू साइन इनवर्स 0.59। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, तो यहां पर देखते हैं अपन साइन इनवर्स 0.59, तो ये आ रहा आपका 36.15। ठीक है, तो C डैश की वैल्यू 36.15 डिग्री आ रही है। ठीक है, ओके, इसका मतलब कि क्रिटिकल एंगल आपका 36.15 है, मतलब इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो TIR हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना, एक काम करो जरा, यहां पर मैं यह देखना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा,
और उसके बाद 90 में से माइनस करके देखते हैं ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, अभी तुम देखते जाओ बस। यहां पर इधर देखना, हमने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया ना। ठीक है, अब देखो जरा, इसे आप मान लो पॉइंट N। अब देखो, बाय स्नेल्स लॉ एट N। अब देखना, मैं यहां पर मान रहा हूं लेट I इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री का मतलब ऐसा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर देखो साइन I मतलब साइन 90 अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.68। तो यहां पर 1 अपॉन 1.68 इक्वल टू साइन R। तो यहां पर देखो ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है ना, लाइक दिस। ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू वही आएगी, दैट इज 36.15 डिग्री। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, अब पूरी चीजें कहानी थ्योरेटिकल है यहां पर। ठीक है, इधर देखो, अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 36.15। और अगर मैं 90 में से ये वाला एंगल माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल मिलेगा। तो आप बताओ आई डैश कितना हो जाएगा, 90 माइनस 36.15 कितना होगा ये? तो 90 में से अगर आपने 36 माइनस किया तो कितना होगा 54, है ना 54, और फिर आपने 0.15 माइनस किया तो 53.85 है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये एंगल आर कितना है 36.15, तो आपका आई डैश कितना है 53.85, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ना। ठीक है, इसका मतलब अगर 90 डिग्री पे हिट करेगा तो यहां पर टीआईआर हो जाएगा, हां या ना? ठीक, अब जरा सोचना, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करता हूं तो आपका ये आर भी कम होगा। ठीक है, मतलब अब जो आर की वैल्यू आएगी वो इससे भी कम आएगी, और अगर आर की वैल्यू कम हो गई तो सबट्रैक्टिंग वैल्यू और कम हो गई, और अगर सबट्रैक्टिंग वैल्यू कम हो गई तो यहां पर जो यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो और बढ़ जाएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा एंगल। इसका मतलब वहां पर भी टीआईआर होगा। ठीक है, इसका मतलब वॉट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, ठीक है, अंदर टीआईआर होगा ही होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर यहां पर 90 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 36.15 है, तो फिर 90 में से माइनस किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अंदर वाले का 53.85 डिग्री आया, जो कि क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, मतलब टीआईआर होगा ना। तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो टीआईआर हो रहा है। अब देखो 90 से कम करता हूं एंगल तो यहां पर आर भी कम हो जाएगा, और अगर आर कम होगा तो ये आई डैश और बढ़ जाएगा ना। भाई देखो, आर अगर कम हुआ तो 90 में से अब कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो 90 में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी पहले के मुकाबले, तो आई डैश और बड़ा आएगा, मतलब 53.85 से भी ज्यादा वैल्यू आएगी, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू होना ही होना है कि नहीं? तो यहां पर हम बोलेंगे आई डैश इक्वल टू दिस विच इज लेस, विच इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, therefore for all angle of incidence, for all
एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR takes place, मतलब इसमें जो रेंज हो जाएगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 0 से लेके 90 डिग्री, कुछ भी कर लो आपका अंदर TIR होना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आउटर कवरिंग हटा दी तो कोई मतलब सारे रेंज ऑफ एंगल इंसिडेंस के लिए TIR होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर अपना कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन नंबर अपना, ठीक है, 17, ठीक है। अभी देखो, तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, सभी के आंसर करने हैं अपन को, ठीक है। और ये बिल्कुल कोई आपका कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, यहां पर थ्योरेटिकल आंसर देना है अपने को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और पहला है, यू हैव लर्न्ड दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेजेस अंडर सम सर्कमस्टांसेस, एक्सप्लेन। देखो, जनरली आप लोगों ने यही सुना होगा कि जो प्लेन मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। क्या अभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेजेस बना पाए? यस, होता है ऐसा, ठीक है। कब होता है? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, वो रियल इमेज बनाते हैं। कैसे? देखो, ये मान लो आपका प्लेन मिरर है, अब मान लो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक। अब इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करोगे तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, है ना। इंसिडेंट रे जहां पर अपीयर टू मीट होते हैं उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप बताओ, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आप बताओ एक्चुअल इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन अगर रिफ्लेक्टेड रे का होता है तो हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। इज इट क्लियर? ठीक है। तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेजेस बनाती हैं अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यस, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेजेस फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसके लिए हमेशा वो वर्चुअल इमेज ही बनाएंगे, लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ तो रियल इमेज बनाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। चलो भाई, अब देखो यहां पर ध्यान से, बी पार्ट ध्यान देना। अ वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। येट व्हेन वी सी अ वर्चुअल इमेज वी आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इट ऑन टू द स्क्रीन, दैट इज द रेटिना ऑफ आवर आई। इज देयर अ कॉन्ट्राडिक्शन? ठीक है, पहले इस लैंग्वेज को समझो। हम क्या बोलते हैं कि वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। हां, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम किसी का वर्चुअल इमेज अपनी आंखों से देखते हैं तो उस वर्चुअल इमेज की अपनी इमेज रेटिना पर बनती है ना, और रेटिना स्क्रीन होता है, मतलब रियल इमेज बन रही है ना। मतलब मैंने क्या बोला, वो ये बोल रहा है कि जनरली हम क्या कहते हैं कि वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करते, मतलब नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम वर्चुअल इमेज को देखते हैं, ठीक है, तो वो इमेज तो अपने स्क्रीन पर बनती है ना। तो यहां पर ये हो गया कि स्क्रीन पर आपका वर्चुअल इमेज बन गया। हाँ है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार हम बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है, लेकिन जब हम वर्चुअल इमेज को देखते हैं, दिखता तो है ना वर्चुअल इमेज, भाई आईने में देखते हो तो वो तुम्हारी क्या है? वर्चुअल इमेज है।
तो उस वर्चुअल इमेज को आप अपने स्क्रीन पर ऑब्टेन करा रहे हो ना, तो क्या ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ये। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि तुम अगर किसी के वर्चुअल इमेज को देख रहे हो तो वो जो वर्चुअल इमेज है वो अपने आंखों के लिए क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं भाई? तुम जिसको देख रहे हो वो तुम्हारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। हां, वो मिरर के लिए, भाई मिरर ने बनाया वर्चुअल इमेज, मान लो प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर ने बनाया वर्चुअल इमेज, तो मिरर के लिए वो वर्चुअल इमेज है, और उस वर्चुअल इमेज को तुम अपने आंखों के थ्रू देख रहे हो। ठीक है, तो आप बताओ, वर्चुअल इमेज को तुम देख रहे हो, मतलब वो वर्चुअल इमेज तुम्हारे आंखों के लिए क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो रियल इमेज बनता है ना। ठीक है, तो उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है स्क्रीन पर, मतलब रेटिना पर। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा है नो, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये क्या है आपका? वर्चुअल इमेज, है कि नहीं? मतलब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम जिसको बोल रहे हैं वो एक्चुअली में किसी के लिए वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल इमेज, लेकिन हमारे आंखों के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और उसकी इमेज बन रही है रियल स्क्रीन पर। इज इट क्लियर? ये कहानी होती है ना? तो ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना? चलो, तो इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं सी पार्ट को लेके। चले, अब देखें यहां पर ध्यान से, सी पार्ट में, अ डाइवर अंडर वाटर लुक्स ओब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ लेक। ठीक है, जो डाइवर है मतलब अंडर वाटर, मतलब वो डाइवर पानी के अंदर है। ठीक है, लुक्स ओब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ लेक, है ना? और वो एक एंगल पर देख रहा है, ठीक है, ऊपर फिशरमैन को, है ना? मान लो ये पानी है, यहां तक मैं डाइवर हूं, मैं अंदर हूं, और अंदर जाकर के मैं देख रहा हूं बाहर के फिशरमैन को, ठीक है, जो लेक के किनारे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो, वुड द फिशरमैन लुक टॉलर और शॉर्टर टू द डाइवर देन व्हाट ही एक्चुअली इज? तो क्या डाइवर को वो जो फिशरमैन है वो लंबा दिखेगा क्या? यस, लंबा दिखेगा, है ना? शॉर्टर नहीं दिखेगा, वो लंबा दिखेगा। क्यों लंबा दिखेगा? देखो मैं बताता हूं। ये मान लो आपका वाटर सरफेस है, ठीक है। अब देखो, ये मान लो आपका, ठीक है, ये आपका फिशरमैन है। अब देखो, यहां पर मान लो यहां से लाइट आएगी, ये ऑब्जेक्ट होगा, तो रेयरर टू डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये मान लो डाइवर की आई है, ये डाइवर की आई है, तो ये क्या देखेगा? इसके अलोंग देखेगा इमेज, है कि नहीं? मतलब इसकी हेड यहां दिखेगी अपने को, ठीक है। तो आप बताओ, ये जो आपका डाइवर है ये देखेगा इस फाइनल रे के अलोंग देखेगा इमेज, तो फिशरमैन उसको टॉलर दिखेगा ना, है ना? ऐसी कहानी होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो, वो जो मैंने बातें बोली हैं पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा यहां पर। एज फिशरमैन इज इन एयर, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अपीयरिंग टू कम फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस, तो ऐसा लगेगा कि वो और दूर से आ रही है रे, ठीक है। देयरफॉर टू द डाइवर अंडर वाटर फिशरमैन लुक्स टॉलर, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा सी पार्ट, है ना? तो अब इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो भाई, अब देखें यहां पर ध्यान से, अब देखते हैं यहां पर डी पार्ट क्या बोल रहा है।
डज द apparent depth of a tank of water change if viewed obliquely? obliquely का मतलब जानते हो ना, एंगल पर. if viewed obliquely, if so does the apparent depth increases or decreases? तो पहले ये बताओ, मान लो ये टैंक है, टैंक का बेस है, टैंक में पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, डेंसर मीडियम है, यहां पर शायद वाटर ही बोला ना, वाटर है, ठीक है. तो टैंक में पानी भरा हुआ है ना. तो अगर तुम ओब्लिकली देखोगे वाटर सरफेस को, सॉरी टैंक के सरफेस को, तो तुम्हें लगेगा कि वो टैंक सरफेस जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया है, लगता है ना ऐसे, कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ. तो एपरेंट डेप्थ जो होता है ना, डेंसर मीडियम में, वो एक्चुअल डेप्थ से कम होता है कि नहीं. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो एपरेंट डेप्थ है वो आपका अलग होता है ना एक्चुअल डेप्थ से. तो यहां पर जो पहला क्या बोला है, डज द एपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक ऑफ वाटर चेंज इफ व्यूड ऑब्लिकली? यस, एपरेंट डेप्थ चेंज होता है. और चेंज में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? तो एपरेंट डेप्थ डिक्रीज होता है ना. वो जो बेस ऑफ टैंक है वो हमें थोड़ा ऊपर दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखेगा मतलब क्या, अपन को कम डेप्थ दिखेगी, है कि नहीं. अरे अगर सिक्के वाली बात करें एपरेंट डेप्थ में, तो ये देखो, ये टैंक है, ठीक है. यहां पर कोई 5 का सिक्का डाल दो, ठीक है. अब देखो यहां पर ये रे ऐसी गई, डेंसर टू रेयरर, बेंडिंग अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. तो अगर हम यहां पर ऑब्जर्वर ले आए तो ये देखो, इसके अलोंग इमेज दिखेगी, मतलब ये जो कॉइन है ये हमें ऊपर दिखेगा, मतलब इसकी एक्चुअल डेप्थ इतनी है और उसकी एपरेंट डेप्थ इतनी है, तो एपरेंट डेप्थ डिक्रीज हो गई ना एक्चुअल से, ठीक है. ये कहानी है ना. तो यहां देखो, यस द एपरेंट डेप्थ डिक्रीजेस फर्दर व्हेन वाटर टैंक इज व्यूड ओब्लिकली कंपेयर टू डेप्थ व्हेन सीन नियर नॉर्मली, है कि नहीं. मतलब नॉर्मली अगर देखोगे उसके मुकाबले अगर ओब्लिकली देखोगे एंगल पर, ये देखो एक ओब्लिकली देख रहे हैं, इसको हम लोग एंगल पे देख रहे हैं, तो ये हमें ऊपर दिखेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो. तो ये हो गया आपका सिंपल डी पार्ट, है ना. आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं ई को लेके. चलो भाई, अब देखते हैं ई पार्ट में क्या बोल रहा है वो. देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर than that of ordinary glass. Is this fact of some use to a diamond cutter? ठीक है, देखो क्या होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना. मतलब 2.42 नियरली हम बोलते हैं, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास से, है ना. ये फैक्ट है. तो ये बोल रहा है, इज दिस फैक्ट ऑफ सम यूज टू अ डायमंड कटर? ठीक है, तो क्या ये जो फैक्ट है ये डायमंड कटर के लिए बेनिफिशियल होता है क्या, कुछ यूज में होता है क्या? यस, होता है. ध्यान देना, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल जो होगा डायमंड के लिए बहुत कम होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन सी इक्वल टू 1/n होता है, और अगर n ज्यादा हुआ तो आपका c कम होगा. मतलब क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए बहुत कम होता है, दैट इज नियरली 24 डिग्री, और ऑर्डिनरी ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है नियरली 42 डिग्री, है कि नहीं. तो आप जरा सोचो, क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए 24 डिग्री है, मतलब 24 डिग्री से ज्यादा अगर होगा रे ऑफ लाइट का इंसिडेंस तो TIR होगा. तो उसमें क्या हो गया, जो डायमंड कटर है ना, उसको एक बेनिफिट मिल गया कि उसके पास एक लॉन्ग रेंज ऑफ एंगल होगा जिसमें वो कटिंग कर सकता है कि नहीं. मतलब 24 डिग्री से 90 डिग्री तक में वो कटिंग कर सकता है, उसको एक लॉन्ग रेंज मिल गया, है कि नहीं, ताकि वो काम आराम से कर पाए. ठीक है, और वहां पर आराम से TIR हो जाएगा. ठीक है, तो वही बातें मैंने लिखी हुई यहां पर, एज साइन सी इक्वल टू 1/n, देयरफॉर क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज स्मॉलर, that is nearly 24 degree than ordinary glass which is nearly 42 degree.
skilled diamond cutter takes advantages of large range of angle of incidence of light from 24 to 90 डिग्री। एक अच्छा खासा रेंज मिल गया उसको, है कि नहीं? टू एंश्योर दैट लाइट एंटरिंग द डायमंड सफर्स मल्टीपल TIR विद इन द डायमंड। मतलब 24 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर वो रखा एंगल ऑफ इंसिडेंस को, है कि नहीं, तो TIR हो जाएगा उसमें। तो एक अच्छा रेंज मिलने से उसके लिए काम आसान हो गया, है कि नहीं, और अंदर TIR हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है डायमंड में, है ना। ये कहानी है, क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा ई पार्ट। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। चलो भाई, अब देखो यहां पर ध्यान से बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by means of large convex lens। ठीक है, मतलब एक दीवार पे बल्ब है और उस बल्ब की इमेज सामने वाले दीवार पे बनानी है विद द हेल्प ऑफ लार्ज कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और दोनों दीवारों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है। मतलब ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस दीवार पे बल्ब है, बल्ब इज ऑब्जेक्ट, और उस दीवार पे इमेज बनानी है, तो दोनों दीवार के बीच का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, नाउ फिर बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। मतलब इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम फोकल लेंथ कितना होना चाहिए उस कॉन्वेक्स लेंस का। अभी देखते जाओ, यहां पर देखो डायग्राम पे फोकस करना। ये मान लो बल्ब है, यहां पर इस दीवार पे बल्ब है, इस दीवार पे बल्ब है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट साइज मान लो, ठीक है। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये सामने वाली दीवार है ना। तो ये स्क्रीन हो गया, बेसिकली ये स्क्रीन हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से है वो x मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा 3 - x, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका फोकल लेंथ हम f मान लेते हैं, है ना, ठीक है। अब मैं यहां पर लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ठीक है। देखो तुम ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है, अब हमने x लिया है तो इसको एज अ वैल्यू लिया है मैंने, तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ये जो x लेंगे u की वैल्यू वो माइनस में लेंगे, लेकिन जो 3 - x है वो v की वैल्यू है और वो तो पॉजिटिव होगी ना भाई, ऑब्जेक्ट के अदर साइड इमेज है तो v पॉजिटिव होगा। तो ये देखो इधर देखना आप लोग, सिंस u is equal to -x and v is equal to 3 - x, अब लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। अब बताओ 1/f वैसा का वैसा, 1/v is 3 - x minus 1/u is -x, तो 1/f is equal to 1/3 - x plus 1/x, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा x plus 3 - x और अपॉन में आएगा 3 - x इंटू x, 1/f चल रहा है, बढ़िया। x कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस इंटू करेंगे तो 3x - x² इक्वल टू 3f। अब मैं चाहता हूं x² वाला उधर रहे, मतलब पॉजिटिव में रहे, तो 0 इक्वल टू x², इसको उधर ले गए -3x, ये तो वहीं पर था +3f, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं कुछ कंडीशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो अगर हम चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर बल्ब की इमेज बने,
तो उसके लिए जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो रियल आनी चाहिए, है कि नहीं? तो आप बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम चाहते हैं कि टू फॉर्म इमेज ऑन अ स्क्रीन द वैल्यू ऑफ x शुड बी रियल, और रियल वैल्यू के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। इधर देखो, इसको मैं वापस से लिखता हूं, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3f, माइनस 3x प्लस 3f। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर देखो, फॉर image to be formed on screen, x should be real, therefore discriminant should be greater than equal to what? 0। अब बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? -3 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 9, -4ac, तो a, पहले एक काम करता हूं मैं लिख देता हूं आपके लिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वैसे आपने पढ़ा तो होगा पहले बचपन में। ठीक है, अब देखो, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 1 और c कितना 3f, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बताओ 9 माइनस 12f ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये देखो ध्यान से, 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12f, तो यहां पर ये कैंसिल आउट 3 और ये 3 4, तो ये आपका 3/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू f। ठीक है, या उल्टा बोले तो f इज लेस दैन इक्वल टू 3/4। एक ही बात है ना, 3/4 f से बड़ा हो या f छोटा हो, एक ही बात है। ठीक है, अब f इज लेस देन 0.75 ना, मतलब अगर आप चाहते हो कि इमेज बने कहां पर? स्क्रीन पर, तो फोकल लेंथ की वैल्यू 0.75 के बराबर हो या उससे कम हो। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ किसे बोलोगे? 0.75 के बराबर ना। देखो ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम 0.75 तक हो, नहीं तो उससे छोटा हो। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो देयरफॉर मैक्सिमम फोकल लेंथ जो होगा वो आपका होगा 0.75 मीटर, है कि नहीं? इतना होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल कैलकुलेशन, है ना। तो आप लोग एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में देखना, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। स्क्रीन को प्लेस किया है 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट से। ठीक है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। देखो मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज स्क्रीन पर बना रहे हैं, स्क्रीन की दूरी है 90 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर बन रही है लेंस के 2 डिफरेंट लोकेशन के लिए। मतलब बीच में जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसको 2 डिफरेंट लोकेशन पे रखा और उससे इमेज बनाया स्क्रीन पर, है कि नहीं? मतलब कॉन्वेक्स लेंस के 2 पोजीशंस हैं, उनके लिए उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी स्क्रीन पर बन रही है। मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करना, हमें कॉन्वेक्स लेंस को ही डिस्टर्ब करना है। इज इट क्लियर? तो एक बार यहां रखेंगे लेंस, ठीक है, इमेज बनेगी यहां पर, एक बार यहां रखेंगे लेंस, इमेज बनेगी यहां पर। तो 2 डिफरेंट लोकेशन लेंस के लिए इमेज बनेगी स्क्रीन पर, ऐसा बोला उसने। और जो कॉन्वेक्स लेंस के 2 डिफरेंट लोकेशंस है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वही कह रहा है, बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन
सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, निकालते हैं। इधर देखना आप लोग, पहले डायग्राम पे फोकस करो। ये देखो, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, ये आपका स्क्रीन है ना, ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से। इसके बाद मान लो पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, सॉरी लेंस को रखा यहां पर, ये लेंस को रखा मैंने यहां पर। ठीक है, मान लो यहां से x सेंटीमीटर पे रखा मैंने इसको, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका 90 माइनस x। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर? ओके, तो अभी एक काम करते हैं, इसका फोकल लेंथ f है ना, तो यहां पर मैं लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके x और f में रिलेशन निकाल लेता हूं। ये पहला लोकेशन दिया मैंने लेंस को। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर, इसको आपने केस 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, तो यहां पर मैं बोलूंगा बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। देखो u की वैल्यू लेंगे -x और v की वैल्यू लेंगे +90 माइनस x, है ना, v पॉजिटिव लेंगे और u नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v इज 90 माइनस x माइनस 1/-x, तो ये हो जाएगा +x। तो 1/f इज इक्वल टू 1/90 माइनस x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व नहीं करते, अभी छोड़ दो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर मैं दूसरा यहां पर लोकेशन लूंगा इस कॉन्वेक्स लेंस का। तो एक काम करते हैं, यहां से 20 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देते हैं इसको। ठीक है कि नहीं है? चलो तो एक काम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपन। देखो ध्यान से, ये एक्सेस, ये स्क्रीन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा ए बी। अब मैं लेंस को यहां पर रख रहा हूं। ठीक है, पहले लोकेशन ये था ना आपका, ये लोकेशन था, अब लेंस यहां पर हो गया है। ये तो आपका 90 सेंटीमीटर रहेगा, बोलो। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। अब देखना, लेंस को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया है, तो अब जो हमने पहले x लिया था वो हो जाएगा x प्लस 20, ये हो जाएगा आपका x प्लस 20। ठीक है, और 90 में से इसको माइनस करोगे तो ये कितना होगा, 90 माइनस x माइनस 20, मतलब ये हो जाएगा 70 माइनस x। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा v। क्लियर? तो ये u और ये v, फोकल लेंथ तो वही रहेगा f। अब मैं यहां पर भी f और x में रिलेशन निकालूंगा। ठीक है, देखो तो बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, देखो ध्यान से, यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर 1/f इज इक्वल टू 1/v, v तो पॉजिटिव लेंगे 70 माइनस x, माइनस ऑफ 1/, जो अपना u होगा वो नेगेटिव में लेंगे, माइनस ऑफ x प्लस 20, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/70 माइनस x प्लस 1/x प्लस 20। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब आप देखो, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं दोनों का LHS में 1/f है, तो ऑब्वियसली बात दोनों का LHS सेम है, तो दोनों के RHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल टू व्हाट, दिस राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां देखो फ्रॉम 1 and 2 आपके 1 का RHS क्या है, 1/90 माइनस x प्लस 1/x,
1/90 माइनस एक्स प्लस 1/x, और इसका RHS क्या है 1/70 माइनस एक्स प्लस 1/x प्लस 20। ठीक है, अब देखो यहां पर जरा एलसीएम लो, तो एलसीएम आएगा 90 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा x प्लस 90 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू यहां पर बताओ क्या आएगा एलसीएम 70 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 20, और यहां पर देखो क्रॉस इंटू होगा तो x प्लस 20 प्लस 70 माइनस एक्स। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, यहां पर x कैंसल आउट, ये x कैंसल आउट, ये 90 90 हो जाएगा, 90/90 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 90/70 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 20। ठीक है, नाउ अब देखो 90 90 कैंसिल, 1 ना, क्रॉस इंटू करेंगे, तो मैं क्रॉस इंटू भी कर रहा हूं और अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो बताना 70 इंटू एक्स 70x, फिर क्या है 70 इंटू 20 1400, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 20 माइनस 20x इक्वल टू, यहां पर इसको क्रॉस इंटू करो तो 90x माइनस एक्स स्क्वायर 90x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 1400 को यहीं छोड़ो, 90 प्लस 20 110, 110 में 70 गया, आपका आएगा 40x, तो यहां पर आपका 0 कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया 2 2, और ये कितना हो गया आपका 70। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 70/2 इज 35। ठीक है, चलो, तो यहां पर x की वैल्यू मिल गई 35, ये x की वैल्यू चाहे 2 में डाल दो तो आपको f मिल जाएगा, या 1 में डाल दो तो f मिल जाएगा, लेकिन 1 वाला थोड़ा ज्यादा इजी है एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, तो अपन 1 में डाल देते हैं। ठीक है, चलो, तो फ्रॉम 1, ठीक है, ध्यान देना, फ्रॉम 1 आपका 1 वाला एक्सप्रेशन क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/90 माइनस एक्स है ना, तो x अपना 35 आया है, प्लस 1/x, x कितना है 35, तो यहां सॉल्व करते हैं, 1/ ये कितना हो जाएगा आपके पास 55 प्लस 1/35, तो अगर इसका एलसीएम देखें तो ठीक है, एक काम करो, अपन ऐसा भी कर सकते हैं 55 इंटू 35, 35 प्लस 55 अगेन 90। ठीक है, तो 1/f, तो यहां पर f की वैल्यू हो जाएगी 55 इंटू 35/90, तो यहां पर ये हो जाएगा 5 11 और ये कितना हो जाएगा 5 1 5 और 4 0 मतलब 18। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा आपके पास 385/18, तो इसको सॉल्व करते हैं, 18 2 36, 25 मतलब 21। ठीक है, और फिर 70 का मतलब यस 3 21.3 के आसपास आएगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होगा आपका लेंस का वो 21.3 सेंटीमीटर के आसपास होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सवाल, है ना। चले, तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, पहले फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप लोग, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो ध्यान से, अब देखो 21 में क्या कहता है वो, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10। मतलब जो इस एक्सरसाइज का जो 10th क्वेश्चन है उसका रेफरेंस लिया उसने, और वो मैंने यहां पर आपको दे दिया है। ठीक है,
तो इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना है कॉम्बिनेशन का ऑफ टू लेंसेस इन एक्सरसाइज 9.10 इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। ठीक है, ओके। डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। ठीक है, मतलब क्या वो आंसर डिपेंड करेगा कि लेंस के कौन से साइड में पैरेलल बीम आके हिट करे। ठीक है, इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल। क्या यहां पर इफेक्टिव फोकल लेंथ का कोई यूज है? ठीक है, तो यहां पर मेरी बात को सुनना। एक काम करते हैं, यहां पर जो दो लेंसेज हैं जिनको कंबाइन किया गया है, मतलब जिनको एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखा गया है, वो दो लेंस कौन से हैं? देखो 10th क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब 10th क्वेश्चन में क्या था कि आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस ये दोनों कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन अब वही कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है, अब एक सेपरेशन पे रखे हुए हैं, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, है ना। ठीक है, तो अब यहां पर कहानी क्या है, ध्यान देना। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से सिर्फ उनका लेने का मतलब क्या था कि एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और कॉन्केव का है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर आओ जरा। मेरे पास है एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और कॉन्केव का है 20 सेंटीमीटर, और इस बार दोनों को एक सेपरेशन पे रखा गया है 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कॉन्केव लेंस है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर, है ना। इसका फोकल लेंथ f1 मान लेता हूं और ये है 30 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ f2 मान लेता हूं, ये है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो सवाल क्या क्या बोल रहा है, सवाल में वापस आना जरा। देखो, इफ यहां पर देखो, डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, है ना। मतलब यहां पर जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है उसका आंसर क्या डिपेंड करेगा कि आपका किस साइड से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए उस पे। मतलब कॉन्वेक्स पे पहले आए पैरेलल बीम, या फिर अगर कॉन्केव पे आए पैरेलल बीम, तो क्या आंसर में कोई वेरिएशन आएगा? तो वैसे तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन अपन को जस्टिफाई करना होगा यहां पर। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना। यहां पर देखो, अभी मैं इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ नहीं निकाल रहा हूं। ठीक है, अभी देखो यहां पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये केस 1 मान रहा हूं मैं, केस 1 मान रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन व्हाट कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब ध्यान देना, मतलब इसके लिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इंफिनिटी पर होगा, है ना। ठीक है, पैरेलल बीम आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। तो ये देखो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, u इज -इंफिनिटी और फोकल लेंथ मालूम है, तो अपन निकालते हैं किसका? इसका इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस पे बनेगी ना, और इसका फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर है, मतलब इस तरफ 30 पर बनेगी इमेज, है कि नहीं? ठीक है, वो मैं कैलकुलेशन शो करता हूं आपको मैं। 1/f, f कितना? +30 इज इक्वल टू 1/v,
माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, ये बताओ 0 हो गया। तो यहां से v की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं, व्हाट, +30। इज इट क्लियर? तो आप बताओ इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, है कि नहीं? तो अब देखो अपन ऐसा करते हैं, यहां पर इमेज बनेगी मान लो, तो ये हो गया I डैश, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं होगी, है ना। मतलब अगर ये लेंस नहीं होता तो ये यहां पर आके मीटिंग होती इसकी, ठीक है। तो अब देखो यहां से 30 है, ये यहां से ये 30 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां से कितना होगा, तो यहां से हो जाएगा 22 सेंटीमीटर ना। तो आप बताओ इस कॉन्केव लेंस के लिए अब ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? तो अब बताओ इसके लिए जो u होगा वो होगा आपका 22 सेंटीमीटर, प्लस में लेंगे इस बार हम लोग। तो अब देखो यहां पर फॉर कॉन्केव लेंस, ध्यान देना u की वैल्यू कितनी, 22 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, फोकल लेंथ कितना, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लगाते हैं लेंस फॉर्मूला और निकालते हैं v की वैल्यू, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी, -20, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू कितना, 22। अब सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 22 माइनस 1 अपॉन 20, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दें, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 22 माइनस 1 अपॉन 20। तो आप बताओ यहां पर अपन काम करें 22 इंटू 20 और यहां पर 20 माइनस 22, तो 1 अपॉन वी, यह काम करो सीधे, v इज इक्वल टू ये उल्टा 22 इंटू 20 अपॉन -2, तो ये कैंसिल आउट -10, तो ये हो जाएगा -220, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो रही है, -220 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब जरा देखना यहां पर डायग्राम में, इधर देखो, मतलब इसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, 220 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ लेंस ना। तो 220 मतलब यहां कहीं बन रही है, मान लो यहां कहीं बन रही है इमेज, ठीक है, दिस इज आई। तो अब देखो ध्यान से, ये आपका है 220 सेंटीमीटर यहां से, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इस लेंस का, इन दोनों लेंस सिस्टम का सेंटर पॉइंट कहां पर है, यह सेंटर पॉइंट है, ठीक। तो सेंटर पॉइंट अगर देखा जाए तो यहां से 4, यहां से 4, तो आप बताओ ये जो फाइनल इमेज है वो सेंटर से यहां कितने दूरी पे बनेगी, तो ये देखो ये 220 है, इसमें से ये 4 माइनस कर दोगे तो आपका 216 हो जाएगा ना। तो फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ लेंस इमेज जो बन रही है फाइनल वो 216 पे बन रही है ना, है कि नहीं। मतलब अगर मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट पहले कॉन्वेक्स पे इंसिडेंट कराया तो फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, उस लेंस सिस्टम के सेंटर से 216 सेंटीमीटर की दूरी बन रही है। अब देखते हैं कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर उस कॉन्वेक्स पे, सॉरी उस कॉन्केव पे अगर इंसिडेंट होता तो इमेज कहां बनती, ठीक है। देखें हम लोग, चलो आप देखना ध्यान से, आप लोग इधर यहां पर ध्यान दें। अब देखो यहां पर मैं केस 2 करने जा रहा हूं, मैं केस 2, ठीक है। आप देखो ध्यान से, यहां पर यह अपना है कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब देखो ये इनके बीच का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से आ रही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां से आ रही है, मतलब अब इसके लिए क्या हो जाएगा,
u इंफिनिटी पे हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जो सेकेंड केस है ये है व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब देखो तो यहां पर पहले फॉर कॉनकेव लेंस बताना 1/f, इसका फोकल लेंथ है 20 लेकिन -20 लेते हैं हम लोग, कॉनकेव है। 1/v -1/इंफिनिटी, ठीक है। ये 0 हो गया आपका, तो v इक्वल टू -20 हो जाएगा। मतलब इसके लिए इमेज कहां बनेगी, -20 बनेगी, और इसके लिए नेगेटिव साइड ये वाला होगा ना, तो यहां पर इमेज बनेगी। इसके लिए ये I' होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका I'20 पर, है ना। अब बताओ, जो इसकी इमेज होगी वही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो अब बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 8 और 20, 28 सेंटीमीटर पर, और इसके लिए ये रियल ऑब्जेक्ट ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट साइड में ही है। तो अब देखो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो फोकल लेंथ इसका कितना है, 30 सेंटीमीटर है पॉजिटिव में, ठीक है। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, माइनस 1/u, u कितना होगा 28 नेगेटिव में, ठीक है। तो अब बताओ 1/30, ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो -1/28 इक्वल टू 1/v। तो अब देखो ध्यान से, v 1/v इज इक्वल टू 30 और 28 का एलसीएम 30 इंटू 28 कर लेते हैं, और 28 - 30। तो आप बताओ यहां पर v की वैल्यू कितनी होगी, 30 इंटू 28 अपॉन -2। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, -14 इंटू 30 करोगे आप तो 3 इंटू 14 कितना होगा आपका, 2142 -420 ना, ठीक है। तो अब बताओ देख के यहां पर v की वैल्यू कितनी हो रही है, -420 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर 30 इंटू 28 किया अपने, ये आया -2, ये -14 इंटू 30, तो ये कितना है आपका v इक्वल टू -420 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखना, मतलब यहां से जो v की वैल्यू है वो 420 सेंटीमीटर इस तरफ है कि नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो, आओ जरा यहां पर देखो, ये है आपका सेंटर ऑफ आपका टू लेंस सिस्टम का, ठीक है। अब बताओ जो इमेज बन रही है फाइनली वो -420 पर बन रही है, ठीक है। कहां से, कॉन्वेक्स से, तो -420 का मतलब ऑब्जेक्ट साइड में, तो इस तरफ इमेज बन रही है 420 पर, मतलब मान लो ये आपका है फाइनल इमेज आई, ये बन रही है 420 पर। तो आप बताओ ये जो आपका सेंटर ऑफ लेंस है यहां से कितना हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 416 सेंटीमीटर ना, ठीक है। इसका मतलब यहां पर देखो ध्यान से, जब मैंने यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पहले इंसिडेंट कराया कॉन्वेक्स से, ठीक है, और जब फाइनल इमेज देखा तो कहां पर बन रही है फाइनल इमेज, -220 पर बन रही है। मतलब यहां पर देखा जाए तो -220 पर बन रही है, तो आपका सेंटर से कितना होगा, 216 सेंटीमीटर। मतलब मैंने यह कहा कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स को पहले हिट करेगी तो इमेज बन रही है सेंटर ऑफ लेंस सिस्टम से 216 सेंटीमीटर पर। लेकिन अब मैंने जब सेकेंड केस में पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉनकेव पे इंसिडेंट कराया पहले,
तो इमेज बन रही है 416 सेंटीमीटर पर फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस सिस्टम से। मतलब यहां पर जो आपका आंसर है ना, जो इमेज डिस्टेंस का जो आंसर है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस लेंस को पहले इंसिडेंट करेगा, डिपेंड कर रहा है यहां पर, है कि नहीं। तो V की वैल्यू अलग अलग है दोनों केसेस में, तो यहां पर V का आंसर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, यहां पर सवाल क्या बोल रहा है, देखो इधर देखो। वो ये कह रहा था कि डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं उन दोनों लेंस को कंबाइन कर देता, मैं मतलब अगर वो कांटेक्ट में रहते, ठीक है, और उसको अगर हम सिंगल लेंस में कन्वर्ट करते, ठीक है, तो आपका इस तरफ इंसिडेंट हो या इस तरफ इंसिडेंट हो, आपकी V की वैल्यू सेम होती। लेकिन यहां पर सेपरेशन आ गया इनके बीच में, 8 सेंटीमीटर का इनके बीच में सेपरेशन है। तो अगर सेपरेशन है ना, तो फिर आपका डिपेंड कर जाएगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस तरफ इंसिडेंट हो रही है कि नहीं। तो इस केस में देखा जाए, क्योंकि यहां पर क्या है, डिस्टेंस है, तो यहां पर डिपेंड कर जाएगा कि किस तरफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। हाँ है ना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इधर देखो, तो यहां पर हम बोलेंगे, इसका आंसर मैं देता हूं आपको, देयरफॉर आंसर डिपेंड ऑन विच साइड पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट। ठीक है, अब सुनना, यहां पर एक और सवाल है उसी में ही, इज द नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम यूजफुल एट ऑल। क्या यहां पर इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का कोई यूजफुल है, मतलब कोई यूज है क्या, नहीं। देखो, इफेक्टिव फोकल लेंथ उसका निकालने का मतलब यह होता है कि उसको सिंगल लेंस में कन्वर्ट कर दिया आपने, मतलब आपने दोनों का इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लिया, ठीक है। तो आपने एक ऐसा फोकल लेंथ निकाल लिया जो एक पर्टिकुलर लेंस का हो, और अगर एक पर्टिकुलर लेंस में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, तो फिर तो वो डिपेंड नहीं करेगा ना कि किस तरफ इंसिडेंट होगा। मतलब अगर आपने सिंगल लेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पर इस तरफ इंसिडेंट हो या इस तरफ इंसिडेंट हो, V पर डिपेंड, V की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी, V की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन यहां पर क्या देखा हमने कि V की वैल्यू अलग अलग है ना। तो यहां पर उस इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं, क्योंकि यहां पर V की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस साइड में पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे, देयरफॉर इट इज नो यूज ऑफ डिटरमाइनिंग फोकल लेंथ। ठीक है, डिटरमाइनिंग इफेक्टिव फोकल लेंथ। ठीक है, ये कहानी है, क्लियर है, ओके। चलो, तो यहां पर ये अपना कंप्लीट होता है ए पार्ट। अब इसका देखते हैं बी पार्ट। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, बी पार्ट देखते हैं। यहां पर देखो, an object 1.5 centimeter in size is placed on the side of convex lens in the arrangement A above। मतलब पहले वाला जो पार्ट है उसी के अरेंजमेंट में अगर हम अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं 1.5 सेंटीमीटर साइज का कॉन्वेक्स की तरफ, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की दूरी 40 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स से। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, चलो, तो यहां पर अपन को निकालनी है नेट मैग्निफिकेशन और इमेज की साइज। ठीक है, आओ निकालते हैं, ध्यान देना। फिर से ले रहा हूं मैं यहां पर, ये कॉन्वेक्स लेंस,
ये कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने यहां पर 40 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है। इसका साइज गिवन है अपन को, कितना साइज है भाई, 1.5 सेंटीमीटर साइज इसका। तो यहां पर एचओ गिवन जो है ना, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ये कॉनकेव है, इसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो आप अब हम पहले कॉन्वेक्स की बात करेंगे। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस देखो ध्यान से, U कितना -40, फोकल लेंथ कितना 30, ठीक है। अब यहां पर देखो 1/f 30 इक्वल टू 1/v निकालना है, -1/u -40, तो ये प्लस इधर आएगा -1/30 -1/40 इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से यहां पर, तो यहां पर 1/30, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 -3 इक्वल टू व्हाट, 1/v। तो v की वैल्यू आएगी 120 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू 120 मतलब इस तरफ, यहां पर मान लो I डैश, यहां से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये दोनों के लेंस के बीच का दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो आप देखो, जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। तो आप देखो, फॉर कॉनकेव लेंस, ये जो इसके लिए जो ये मतलब इसका जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आपका ये है ना, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ये, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 120 में से 8 माइनस कर दो, तो ये आएगा कितना 112, ठीक है, 112 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू 112, ठीक है। फोकल लेंथ मालूम -20, सीधे मैं लेंस फॉर्मूला में डालता हूं, 1/-20 इक्वल टू 1/v -1/1112, इधर गया तो 1/112 -1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो यहां पर कर रहा हूं मैं 112 इंटू 20, फिर ये 20 माइनस 112 इक्वल टू 1/v, ठीक। अब देखो, तो 20 माइनस 12, 1/12 कितना होगा आपका, तो 12 और 8 मतलब हो गया आपका कितना, 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 12 और 8 मतलब 92, है ना, ठीक है। तो यहां देखो 92 माइनस में -92/112 इंटू वॉट 20 इज इक्वल टू 1/v, है ना, यही है आपका, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर v इज इक्वल टू 112 माइनस में इंटू 20/-92, ठीक है। तो आप बताओ v की, अच्छा नेगेटिव तो ले चुका हूं मैं यहां पर 92, ओके। तो ये बताओ कितना हो जाएगा आपके पास, 2, ये हो गया आपका 2 4 8, 1 2 मतलब 6, ठीक है। और ये आपका 2 10 और ये मैंने कर दिया यहां पर 2 3, तो ये हो गया आपका 5 6। तो यहां देखो -56 मतलब -560/23, तो ये जो भी वैल्यू आएगी कितनी आएगी करीब करीब, तो 23 इंटू 2 करेंगे तो 46, फिर आपका 100, तो 100 का मतलब 23 इंटू 4, 24 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 24 पॉइंट समथिंग कितना आएगा भाई, तो 23 आपका इंटू 4, 4 3 12, 2 1 92, 92 मतलब 8 80 मतलब 24.3 के आसपास आएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी होगी, -24.3 सेंटीमीटर, है ना। नाउ अपन को निकालना है यहां पर अपना नेट मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान देना आप लोग,
नेट मैग्निफिकेशन जो होता है वो दोनों लेंस के मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जो पहला लेंस है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आप बताओ। लेंस है तो V अपॉन यू होता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन जो पहला लेंस है उसका V हमने V डैश मान लिया, ठीक है, और उसका U अपने को 40 गिवन है, ठीक है। और M2 क्या होगा, तो ये भी आपका V अपॉन यू होगा, तो ये आपका V फाइनल इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो इसका इमेज होगा, मतलब V डैश, है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पर डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो एक काम करें, V डबल डैश कर लें इसको। ठीक, अब देखो ध्यान देना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए V डैश कितना था? कॉन्वेक्स लेंस के लिए V डैश कितना था? तो वो था 120 सेंटीमीटर, है ना? ये हमारा V डैश है, मान लो, ठीक है। और ये जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो हमने U लिया हुआ है ना, इसके लिए वो एक्चुअली में V डबल डैश है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 120 सेंटीमीटर, U है आपका -40 इंटू, ठीक है, V फाइनल इमेज दिस वैल्यू, तो अपन ये वाली वैल्यू लिखते हैं क्या पर, ये चलो यही लिखता हूं मैं, -24.3, और V डबल डैश कितना है, आई थिंक 112 है ना? यस 112 है, 112 है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं 24.3 की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। तो ये देखो m इज इक्वल टू, ध्यान देना आप लोग, ये आपका हो जाएगा, ये कैंसिल कर दूं क्या मैं, तो ये हो जाएगा कितना, -3 इंटू, ये देखो माइनस 24.3 की जगह मैं वापस से ये वैल्यू ले रहा हूं मैं फॉर इजी कैलकुलेशन, -560 अपॉन 23 होल अपॉन 112, ठीक है। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो 112 में 56 इंटू 10 और 56 इंटू 2 होता है ना 112, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपका 30 अपॉन 23 इंटू 2, ये आएगा 15, तो 15 अपॉन 23 कितना होगा ये, 0 पॉइंट, ठीक है। 15 अपॉन 23 मतलब 0 पॉइंट कितना होगा आपका, 150, 150 का मतलब आई थिंक इट इज 23 इंटू 7 करोगे तो आगे निकल जाएगा, 23 इंटू 6 मतलब 0.6 के आसपास होगा, मैग्निफिकेशन 0.6 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेट मैग्निफिकेशन। इज इट क्लियर? नाउ अब देखो, नेट मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज अपन को निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 1.5 इंटू 0.6, तो HI इज इक्वल टू 15 इंटू 6 होता है 90, तो 90 मतलब 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ इमेज। इज इट क्लियर? है ना? तो सिंपल, जब भी लेंस कॉम्बिनेशन होता है तो एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे ही प्रोसीड करना होता है ना? ठीक है, तो एक काम करें आप लोग यहां पर, ठीक है, पहले आप लोग ए पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लें, ए पार्ट का ही है केस 2, ठीक है, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब बी पार्ट का है ये, दिस, फिर दिस। चले,
तो यहां पर अपना ये जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये ओवर होता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही डीप थिंकिंग क्वेश्चंस थे, है ना। और मैं कहता हूं, हमेशा से कहते आया हूं और आज भी कहता हूं कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप बिल्कुल मजबूर हो जाओगे, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में। मतलब अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इनके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे, है कि नहीं। तो अगर आपको इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो प्रॉपरली हर एक टॉपिक को थॉरली पढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो दिया हुआ है, उसको आप जरूर एक बार पूरा देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, देन गो फॉर क्वेश्चन, देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलो, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना होता है, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कोर्सेस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दो टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में यही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो तो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।